जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ वन दरोगा की सीरीज कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने 3 सीरीज कंप्लीट कर ली हैं और ये उसी कड़ी में आगे की सीरीज है जिसमें हम देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन्यजीव अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन और उसके लिए जो एक्ट बनाए गए हैं और जो भी एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, प्लस उनमें कैसे-कैसे संशोधन किया गया, वो सारी चीजें देखेंगे। और ध्यान रहे, सिर्फ वही चीजें देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है, उनको मैंने पहले से हाईलाइट किया हुआ है। तो जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसमें संशोधन हुआ था 1988 में। ये ईयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। और ये किस लिए था, सभी को पता है, वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, इसलिए था। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसमें कुछ धाराएं थी, जिनमें पहली धारा में उसका शीर्षक दिया हुआ था अधिनियम का, विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि बताई गई थी। इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहा जा सकता है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है। यह माना जाएगा कि यह 25 अक्टूबर को लागू होगा, तो उसके लागू होने के संबंध में पहली धारा में जिक्र था। ठीक है। उसके बाद बात आती है इसकी दूसरी धारा में क्या लिखा हुआ है। धारा 2 में लिखा है कि वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए। अब इसमें गैर वन कौन से होंगे, तो ये गैर वन की परिभाषा या स्पष्टीकरण अगली धारा में दिया हुआ है। देखते हैं पहले इसको। इसमें क्या कहा है। कहा है कि गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध के बारे में बात करी है। यह राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने के लिए है। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा इन सारी चीजों को प्रतिबंधित करता है। कौन कौन सी सारी चीजें हैं, देख लेते हैं। पहला ये कि किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जाएगा, यानी विदाउट केंद्र सरकार की अनुमति के। ठीक है। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित किया गया। ठीक है। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है या अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास, जो कि सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रतिबंधित या नियंत्रित नहीं है। ठीक है। ये सारी चीजें प्रतिबंधित है। ठीक है। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से साफ किया जा सकता है जो उस भूमि में स्वाभाविक रूप से उगे हैं या पुनर्वनीकरण के लिए इसके उपयोग करने के उद्देश्य से हों। ठीक है। ये भी प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं है कि आप उस भूमि को साफ कर देंगे। और जैसा कि स्पष्टीकरण में प्रावधान मिला है कि गैर वन का उद्देश्य क्या है, जो गैर वन शब्द आया है उसमें कौन-कौन सी चीजें शामिल हैं। उसमें है आपका जैसे चाय, कॉफी, मसाले, बागान जो हुए आपके, जो इकोनॉमिक फसलें हैं या बागवानी फसलें हैं, औषधीय खेती के लिए जो फसलें हैं, उनको तोड़ना, उसके लिए भूमि साफ करना, ये सारी चीजें गैर वन उद्देश्य में आती हैं। ठीक है। तो ये किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा जो 3 है, उसमें क्या कहा गया है, उसमें एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को एक समिति का गठन करने की शक्ति देता है, जो सरकार को इस अधिनियम के अनुभाग में निषिद्ध उद्देश्य के लिए अनुमोदन के संबंध में सलाह देने के लिए उपयुक्त हो सकता है, या वनों के संरक्षण से जुड़ा कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। धारा 3 में ही ए सेक्शन दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड संबंधित है। इसमें कहा गया कोई भी धारा 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे साधारण कारावास की सजा दी जाएगी, जो कि 15 दिनों तक बढ़ सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा सजा नहीं है ये। इसके लिए मुझे लगता है एक हार्ड स्टेप लेना चाहिए। खैर, और धारा 3 बी में क्या लिखा है, ये उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभागों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामले में ये कहा गया है कि जो विभाग का प्रमुख होगा उसको दोषी माना जाएगा, लेकिन यदि वो ये साबित कर देता है कि जो काम हुआ है वो उसकी जानकारी के बिना किया गया या फिर उसने इसे रोकने का पूर्ण प्रयास किया हुआ था, लेकिन ऐसा सक्सेस नहीं हो पाया उसका प्रयास, अगर वो ऐसा साबित कर देता है तो दोषी नहीं होगा। धारा 4 क्या है, ये नियम बनाने की शक्ति से संबंधित। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। ठीक है। केंद्र और भी बहुत सारी चीजें हैं इस अधिनियम सॉरी धारा 4 में, इस अधिनियम की धारा 4 में, तो वो सब जरूरी नहीं है। 5वीं धारा है वो निरसन से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम। तो भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के रूप में की गई। ठीक है। यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। वनों में अपराध रोकने के लिए वही सारी चीजें हैं, आप खुद से इसको देख सकते हैं। ये जरूरी है, संशोधन मसौदा के अनुसार वन अधिकारी जिसका पद रेंजर पद से नीचे न हो, उसके पास वन अपराधों की जांच करने और जो आपकी सीआरपीसी 1973 वाली है के तहत तलाशी करने या तलाशी संबंध वारंट जारी करने की शक्ति होगी और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।
कोई भी वन अधिकारी, वनपाल या उससे बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी किसी भी समय, किसी भी अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है, ठीक है? इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के आकलित मूल्य का 10% तक वन विकास उपकर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। और ये इससे जो राशि प्राप्त होती थी उसको एक विशेष कोष में जमा किया जाता था और इसका उपयोग विशेष रूप से वनीकरण या उसका संरक्षण या वृक्षारोपण कुल मिला के वनों के विकास में लगाया जाता था, ठीक है? इस संशोधन मसौदे के विवादास्पद तथ्य भी हैं, कौन-कौन से हैं? जैसे वन अधिकारियों को कानून के उल्लंघन करने वाले आदिवासी को गोली मारने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब देखिए किसी भी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा अपराधी को मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार तब तक उस मामले पर अभियोजन शुरू नहीं कर सकती थी, जब तक कि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधीन इस मामले की जाँच शुरू न हो। नए संशोधन के तहत वन विभाग किसी भी जंगल को आरक्षित घोषित करने और वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दिया गया। जब आप गोली मारने का अधिकार दे देंगे, पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दे देंगे, तो इससे जो जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी जातियाँ हैं, वो बहुत अधिक प्रभावी होंगी, ठीक है? प्रभावित हो जाएँगी इससे, काफ़ी हद तक। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते सामने आ जाते हैं प्रोटेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें। आगे है वन्यजीव संरक्षण। अच्छा वन्यजीव होते कौन-कौन से हैं? ऐसा प्रत्येक जानवर, ऐसा प्रत्येक जीव जो घरेलू पालतू योग्य नहीं है, ठीक है? जो गैर पालतू है या जो जिसे घरों में नहीं पाला जा सकता, ठीक है? मद्रास वाइल्ड लाइफ एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873 में, वाइल्ड वर्ल्ड प्रोटेक्शन 1887 में, बंगाल राइनोसोर्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1932 में, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1979 में, ठीक है? भारतीय वन्यजीव संस्थान तो देखिए ये देहरादून में है वन्यजीव संस्थान, ठीक है? ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थापित है। 1982 में ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, बस इतना बहुत ज़रूरी है इसमें। वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 तो ये इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम रख दिया गया, ठीक है? पहले इसका नाम था वन्यजीव संरक्षण एक्ट, ठीक है? आगे है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 अब देखिए, इसमें पहले वाले एक्ट में कुछ संशोधन करके इसका नया नाम एक और बना दिया वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 इसमें संशोधन क्या किया गया है, बस वो देख लेते हैं। पहले जुर्माना था अधिकतम 25,000 रुपए, लेकिन उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 5 लाख, तो ये एक अच्छा स्टैंड है। अगला है वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन, तो देख लेते हैं कौन-कौन से आंदोलन हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आपका चिपको आंदोलन, ये 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से चलाया गया था। लेकिन देखिए चिपको आंदोलन का जो मूल है, वो कहाँ से शुरू किया गया, तो वो देख लीजिए। ये पहले तो ये बात देख लें कि टिहरी गढ़वाल का जो संबंध है, वो नवजीवन आश्रम से है और चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, वो राजस्थान के खेजडली गाँव से प्रारंभ हुआ था और ये एक वृक्ष होता है खेजरी। अच्छा आप हमें बताइए खेजरी वृक्ष का जो मैंने लास्ट वीडियो में इसका ज़िक्र किया था, क्यों किया था? इस पौधे को किस रूप से भी जाना जाता है? इसकी क्या विशेषता है, वो आप हमें बताइए? और इसको बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ से चिपक कर उसका विरोध किया गया था, लेकिन एक अजीत सिंह जी जो थे, उन्होंने 363 ऐसे लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला था, जो पेड़ से चिपक के आंदोलन कर रहे थे। वर्तमान में चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई है, वो 26 मार्च 1974 से उत्तराखंड के रैणी गाँव से हुई है और जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरी देवी और अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता अर्जित की। फिलहाल इस आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं, सुंदर लाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद, मुझे लगता है, मेरे इंट्यूशंस कहते हैं कि ये प्रश्न आ जाएगा, ठीक है? तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये अन्य कार्यकर्ता और बहुत सारी ग्रामीण महिलाएँ शामिल थीं। भारत सरकार ने एक पुरस्कार की प्रारंभ किया है, अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है? और ये पुरस्कार मिलता क्यों है? तो जो वन्यजीव संरक्षण पर जो साहित्य लिखा जाता है, उस पर दिया जाता है ये, ठीक है? तो अगर प्रश्न बन जाए कि जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, वो क्या पौधों के संरक्षण के लिए? नहीं, पौधों के संरक्षण पर लिखा गया साहित्य, उस पर दिया जाता है, ठीक है? अगला है चिपको आंदोलन के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी, ठीक है? चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और जब ये आंदोलन दक्षिण में गया तो इसका एक और नाम पड़ गया, यही समझ लीजिए, अप्पिको आंदोलन, ठीक है? जहाँ चिपको का मतलब हिंदी में वही चिपकना, गले लगना और आपका दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है गले लगना, ठीक है? दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य, लगभग कह सकते हैं कि अधिकांश भारत में ये फैला हुआ था, ठीक है? इस आंदोलन का एक नारा भी था पारिस्थितिकी स्थिति मितव्ययता है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है।
अगला वही आ गया आपका अप्पिको आंदोलन। तो उत्तर का जो चिपको था दक्षिण कर्नाटक राज्य में अप्पिको के रूप में सामने आया। कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है। कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से प्रारंभ हुआ। अगला है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये आपका सरदार सरोवर बांध जो परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है, जो कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। इस पर विरोध किया गया था। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने का खतरा था। लगभग 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इसमें 58% आदिवासी लोग शामिल थे, ठीक है? तो इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। बड़ा आंदोलन था। पर्यावरणविदों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इसको चलाया गया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, वो आपके पूछ लिए जाते हैं। मेधा पाटेकर और बाबा आमटे और अरुंधति राय, ये 3 लोगों द्वारा नेतृत्व किया गया था संयुक्त रूप से। और ये प्रश्न भी बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगला आपका जंगल बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन आपका झारखंड और उड़ीसा तक पहुँच गया था, लेकिन बिहार से शुरू हुआ था। 1980 की बात है ये। अगला है आपका नवधान्य आंदोलन। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगलों से संबंधित नहीं है, ये जैविक खेती से संबंधित है। तो ये 1982 में एक वंदना शिवा जो थी पर्यावरण कार्यकर्ता, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए बात करी गई थी। अगला आपका बलियापाल आंदोलन। यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के बालासोर जनपद के बलियापाल एवं भोगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से लगभग 45,000 लोगों के विस्थापित होने की समस्या से संबंधित था। इन क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग से भूमि की उर्वरता खत्म हो सकती है, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। अगला है आपका गंगा बचाओ आंदोलन। ये भी बहुत जरूरी है। एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो कि गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया था। और इसको गंगा सेवा अभियान जो पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन और अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है मैती आंदोलन। ये भी जरूरी है। एक अनोखा ही आंदोलन है जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद से शुरू हुआ था। कल्याण सिंह रावत जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसमें होता क्या है, जो शादी विवाह में जो दूल्हे के जूता चोरी की जो रस्म है, उसमें नेक की परंपरा को खत्म किया गया था। और ऐसा कहा गया था, उस जूता चोरी के बदले में, यानी जूता देने के बदले में, जो दूल्हा जो होगा वो मैती शब्द कहा गया है मायके को। तो लड़की के मायके में एक पेड़ लगाएगा, ठीक है? तो फिर धीमे-धीमे करके इसने आंदोलन का रूप ले लिया। अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट है साइलेंट वैली आंदोलन। ये आंदोलन 1973 में शुरू हुआ है। अच्छा, 1973 में एक और प्रोटेक्शन एक्ट बना था, वो कौन-सा था वो आप हमें बताएँगे, ठीक है? प्लस एक जीव से संबंधित प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था, वो कौन-सा था वो भी बताएँगे। बाकी ये सारे आंदोलन ही हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। कौन-सा आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं जल्दी में वीडियो को पॉज़ करके, वरना तो आप पीडीएफ के लिए ग्रुप जॉइन कर लीजिए। मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ, आप ग्रुप जॉइन कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी। ये बिल्कुल एज़ इट इज़ हाइलाइटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसको आप 5 से 6 मिनट में एग्ज़ाम टाइम आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे है क्विज़, तो हम इसको देख लेते हैं। क्विज़ में क्या है, पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सबको पता है 1972 में। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। कई एग्ज़ाम्स में ये आ भी चुका है। राजन सिंह जी को भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, पारित करना 1980 में, ठीक है? मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से है। किस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को नवधान्य आंदोलन अभी-अभी पढ़ा हुआ था। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें। सॉरी, ये क्या हो जाता है? विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। देखिए, टोटल वर्ल्ड में जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं, उनका कितना हिस्सा है जो भारत में पाया जाता है, तो ये सिर्फ 5% है, ठीक है? कार्बेट तथा आजादी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने से हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? तो ये आपके लघु पैमाने पे हैं क्या? मेरे ख्याल से यही है। बाकी आंसर आपका पीडीएफ के साथ प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप में, तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है? नंदा देवी जब जो वो बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत में निम्नलिखित कौन-सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो ये आपका 1997 में आयोजित हुआ था। भारत के किस अच्छा, ये +5 क्या है? तो +5 सिंपल सी बात है, जो आपका पृथ्वी सम्मेलन जिस ईयर में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? ये 92 या 93, और उसमें +5 का मतलब है कि 5 साल जोड़ दो 1997 में, ठीक है, आसान सी बात है। पृथ्वी के किस क्षेत्र में लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा के आर-पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर दे? ये देखिए क्या है, जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके मेघालय में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं?
जैसे कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पे कोई नदी बह रही है, इसके इधर में कोई पेड़ खड़ा हुआ है, ठीक है? ये पेड़ कैसे बना दिया मैंने? वहाँ अलग टाइप के ही पेड़ होते हैं और कोई पेड़ यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है? मान लीजिए उसकी जड़ें जो हैं ज़मीन में फैली हुई हैं, तो उनकी जड़ों को इस तरह से ये लोग अनुवर्धित करते हैं कि इसकी जड़ों को यहाँ तक और इसकी जड़ों को यहाँ तक ला देंगे और वो ग्रो कर जाएँगी धीमे-धीमे और इतना सुदृढ़ और बहुत मजबूत पुल बन जाता है, जिससे कि वहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा होती है, ठीक है? वन ह्रास का मुख्य कारण है सड़कों का विकास, औद्योगिक विकास, नदी घाटी परियोजनाएँ, कृषि विकास। नदी घाटी परियोजनाएँ वनों के ह्रास का कारण है क्या? मेरे ख्याल से औद्योगिक विकास होना तो औद्योगिक विकास ही है। निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो चिपको आंदोलन का नेता चिपको सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है? और नर्मदा आंदोलन का आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है क्या है? ऑप्शन दिखाओ ज़रा। वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, वन एवं वन्यजीव की सुरक्षा वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, ठीक है ये है। भारत वन्यजीव संस्थान भारतीय वन्यजीव संस्थान सॉरी देहरादून में है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। निम्न किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, ठीक है। अगला है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? अरे यार किसी प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें अच्छा कूट में से चुनना है तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ये वाला ऑप्शन डी। वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन-सा असरकारी संघ एनजीओ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फॉर नेचर, ठीक है भारत। तो कौन-सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की सीरीज वन दरोगा एग्जाम पर आधारित और ये देखिए जो मैं कह देती हूँ वन दरोगा स्पेशल या मैं वहाँ पे जो जो मैं वहाँ पे थंबनेल लगा देती हूँ वन दरोगा स्पेशल, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये वन दरोगा स्पेशल है। ये हर उस एग्जाम के लिए स्पेशल है जिसमें एनवायरनमेंट एक अच्छी क्वांटिटी में आने लगा है, ठीक है? हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और आपको पता है कि चाहे तो यूपी पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यहाँ तक कि यूपीएससी का भी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी एनवायरनमेंट और साइंस की अधिकता बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है? तो आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट हो, आप इसको देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ के लिए ग्रुप जॉइन कर सकते हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। और अच्छा क्या लगे यार शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि चीज़ें जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी तभी अच्छा-बुरा समझ में आएगा ना। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी में डटे रहिए आप लोग, पीसीएस का भी नोटिफ़िकेशन आने वाला है। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।